सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस अकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तीव्र दोहराई में आज हम अध्ययन करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यह संपूर्ण पाठ एनसीईआरटी की पुस्तक से ही लिया है। ये कहानी शुरू करने से पहले हम एक बार फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में कुछ जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को औराही हिंगना, जो कि जिला पूर्णिया, जो कि अब अररिया के नाम से जाना जाता है, बिहार में हुआ था। इनके निधन के बारे में अगर हम देखें तो 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इनका निधन हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। यानी कि जिस लेखक ने या जिस उपन्यासकार या जिस कहानीकार ने अपने अंचल विशेष यानी अपनी ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश के विषय में जब वो कोई वर्णन करते हैं तो वो आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक कहानी मानी जाती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और ये कहानी जो पहलवान की ढोलक है, ये भी इनकी एक आंचलिक कहानी है जिसमें इन्होंने ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है कि किस प्रकार गांव में सत्ता परिवर्तन के साथ किस तरह से पूरा समाज ही, पूरा एक माहौल जो है वो सारा बदल जाता है। कि राजा की सत्ता थी जब, तो जो पहलवान थे लुट्टन सिंह, वो किस प्रकार पहलवान बनकर रहते थे। लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, उनके बेटे ने सत्ता पर अपना अधिकार किया, उसके पश्चात किस प्रकार राज्य सत्ता में परिवर्तन के साथ पहलवान जो है लुट्टन सिंह, उनकी भी जगह उनकी बदल दी जाती है, उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। तो यही कुछ लेखक हमें इस पहलवान की ढोलक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लेखक हमें और क्या इस कहानी में बताते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे की सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। यानी कि लेखक ने यहाँ पर आरंभिक पंक्तियों के माध्यम से हमें उस वक्त गांव का जैसा परिवेश था उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार काली अंधेरी रात थी और हैजे और मलेरिया की वजह से किस प्रकार गांव पीड़ित था और किस प्रकार सब लोग परेशान थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी इस निस्तब्धता को अवश्य ही भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कह करने की आवाज आती थी। हे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। यानी कि संपूर्ण गांव में मलेरिया और हैजे की वजह से सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत तंग थे। इतने वो दुर्बल हो गए थे कि उनके मुंह से आवाज तक भी निकलनी बहुत मुश्किल हो गई थी। रात्रि की भीषणता के साथ रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। यानी कि गांव में एक पहलवान थे। ऐसे पूरे शांत दुखद माहौल में रात के समय केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो उस भयावह शांति को तोड़ती थी। वो पहलवान की ढोलक ही थी। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। ये यहाँ पर ढोलक के बजने की आवाज बताई गई है। आगे लेखक हमें बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह जो है, जो हमारे पहलवान है, इनके माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। यानी कि लुट्टन सिंह के माता पिता की जब वो 9 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सौभाग्य से वो उनका विवाह कर गए थे।
और उनका पालन पोषण जो है उनकी विधवा सास ने किया था, क्योंकि 9 साल का तो बच्चा ही होता है, तो उनका पालन पोषण जो है माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी विधवा सास ने किया था। और उनकी विधवा सास को सभी गांव वाले परेशान करते थे, तंग करते थे। तो पहलवान जो है उन्होंने अपने मन में ये ठान ली कि वो उनसे बदला लेंगे। अब बदला कैसे लेंगे, इसके लिए उन्होंने दिन रात कसरत करनी शुरू कर दी, खूब अच्छा खाना खाते और अपने शरीर को पहलवान की तरह ताकतवर उन्होंने बना लिया था। एक बार वह दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला गया था। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उसे उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी और उसने बिना सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यानी कि दंगल में जब जो शेर का बच्चा नामक व्यक्ति थे, जो बहुत अच्छे पहलवान थे, उनको उन्होंने चुनौती दे दी कि उनको वो पछाड़ देंगे। लेकिन ऐसा देखकर सभी गांव वालों ने, इवन राजा ने भी उनको बहुत समझाया कि उन्हें जो शेर का बच्चा है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को पछाड़ दिया था कुश्ती में, तो ये उनसे ना भिड़े, क्योंकि अगर पहलवान लुट्टन सिंह अगर शेर के बच्चे के साथ भिड़ेगा तो वो हार जाएगा। लेकिन लुट्टन सिंह में जवानी का बहुत जोश था। वह पूरी उम्मीद के साथ अखाड़े में उतरता और कहता है कि मैं एक बार कुश्ती लड़के देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दी जाए। आखिरकार राजा ने उनको अनुमति दे दी कि वो उनके साथ कुश्ती लड़े। यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि एक बार तो जब चांद सिंह मैदान में, जो कि सामने वाले पहलवान थे, वो जब मैदान में आते हैं, मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। यानी कि जब सामने वाले पहलवान चांद सिंह और लुट्टन सिंह के बीच कुश्ती हो रही थी, तब पहलवान लुट्टन सिंह की मजबूत जकड़ को देखकर चांद सिंह जो है वो समझ गए थे कि इससे जीतना बहुत मुश्किल होगा। और इस तरह जब एक बार ऐसा भी होता है कि जब चांद सिंह जो है वो लुट्टन सिंह को चित करने ही वाला था, लेकिन उसी दौरान ढोल जो बज रहा था उसकी आवाज ने लुट्टन सिंह को बहुत प्रेरित किया, बहुत उत्साहित किया और उन्होंने चांद सिंह को पटखनी दे दी और वो जीत गए। उनकी विजय को देखकर राजा जो है उन्होंने जो लुट्टन सिंह है उन्हें अपना राज पहलवान नियुक्त कर लिया कि ये हमारे राज पहलवान होंगे। इसके बाद जो मैनेजर हैं वो कहते हैं कि साहब इनकी जात क्या है, यानी कि इनकी जाति क्या है, कहीं ये निम्न वर्ग के तो नहीं है और आप इन्हें राज पहलवान नियुक्त कर दें। लेकिन इस पर राजा उन्हें कहते हैं कि ये जाति से चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने काम तो क्षत्रिय वाला ही किया है, इसीलिए उन्हीं को ही राज पहलवान नियुक्त कर लिया जाता है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ एक वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। यानी कि कुछ ही वर्षों में जो लुट्टन सिंह पहलवान है उसने अपनी कुश्ती के दम पर दूर दूर तक अपनी प्रसिद्धि दिखा दी थी कि उनसे ज्यादा अच्छा पहलवान और कोई नहीं है। उन्होंने सभी पहलवानों पर अपनी ताकत आजमाई और वो विजयी रहे। आगे लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो राज पहलवान बनने के बाद किस प्रकार उनका पूरा खर्च राजा के द्वारा उठाया जाता था। जितना भी वो खाने पीने का उनका खर्चा होता था, रहने का इत्यादि, वो सारा खर्चा राजा के द्वारा ही उठाया जाता था। यूं ही 15 वर्ष बीत गए, पहलवान अजय रहा। यानी कि 15 वर्ष तक जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो अजय रहा। उसे किसी भी अन्य पहलवान से हार का सामना नहीं करना पड़ा, वो हमेशा
जीतता ही रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता, यानी कि उनका जब विवाह हुआ था तो उससे उन्हें 2 पुत्र हुए और उन 2 पुत्रों के जन्म के बाद उनकी जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया था। तो पहलवान लुट्टन सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को पहलवान बनाने की ही ठान ली थी और वो उन्हें दंगल में लेकर आते और उन्हें भी पहलवानी के सभी गुर सिखाते थे। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास से निकल पड़ता था कि वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यानी कि ये दोनों लुट्टन सिंह के जो बेटे थे ये भी बहुत अच्छी तरह से पहलवानी के सभी गुर जानते थे। आगे लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से जब समय परिवर्तन होता है उसके साथ सत्ता में भी परिवर्तन आता है और किस प्रकार पूरे समाज का नक्शा बदल जाता है। यहाँ पर भी यही होता है कि किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा जो है वो स्वर्ग सिधार गए। वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गए और उनके बाद जो उनके पुत्र ने गद्दी संभाली थी तो उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से ही किया। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया और राजा साहब के समय शिथिलता जो आ गई थी राजकुमार के आते ही वह दूर हो गई और राजा का जो पुत्र था उन्होंने अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। जब राजकुमार को ये पता चला कि राज पहलवान और उनके दोनों पुत्रों का खर्चा राजा के द्वारा ही उठाया जाता है और उनका खाने पीने का बहुत ज्यादा व्यय देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और वो पहलवान का जो अखाड़ा था उसे बंद करके वहां पर घोड़ों की अस्तबल उसको बना दिया जाता है और जो पहलवान है उनको राज्य से निकाल दिया जाता है और पहलवान ऐसे में अपने कंधे पर अपने ढोलक को रखकर और अपने दोनों पुत्रों को अपने साथ लेकर वो अपने गांव में चले जाते हैं जहां वो पहले रहते थे और वहां गांव में ही जाकर वो एक जगह पर अपना अखाड़ा बनाना शुरू कर देते हैं और वहीं पर ही अपने गांव के सभी नौजवानों को वहां पर कुश्ती सिखाते हैं। पहलवान और उनके दोनों बच्चों का खर्च जो है वो गांव वालों के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन फिर अकस्मात ही क्या होता है कि समय बदलता है और अकस्मात ही गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। यानी कि पहले अनावृष्टि हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद अन्न की कमी हो गई और ऊपर से फिर मलेरिया और हैजे की बीमारी ने पूरे गांव को मिलकर भूनना शुरू कर दिया। यानी कि सभी गांव वालों को मलेरिया और हैजे की बीमारी ने घेर लिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मच गई थी क्योंकि उस समय मलेरिया और हैजे की बीमारी की वजह से और इलाज ना होने की वजह से हर रोज पूरे गांव से 2-3 लाशें उठने लगी थी जिससे कि गांव में और भी गमगीन माहौल छा गया था। लेकिन ऐसे में पहलवान लुट्टन सिंह जो है वो हिम्मत नहीं हारते और वो प्रत्येक रात के समय संध्या से लेकर और सुबह होने तक वो अपनी ढोलक बजाते हैं जिससे कि जो मृत प्राय गांव था, हालांकि उनमें रोग को वो दूर नहीं कर सकते थे लेकिन जो मरने वाले लोग हैं उनकी जो आखिरी सांसें थी वो थोड़ी सी आसानी से निकल जाती थी। उन्हें थोड़ी सी सुविधा रहती थी पहलवान की ढोलक को सुनकर। पहलवान की ढोलक को सुनकर वो लोग थोड़ा सा उनमें उत्साह जरूर भरता था। यही जो लेखक है हमें बता रहे हैं। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान जो है संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी।
इस प्रकार हर रोज पहलवान जो है संध्या से लेकर सुबह तक अपने ढोलक को बजाते रहते थे। लेकिन एक दिन जो पहलवान है, क्योंकि पहलवान के पुत्र जो थे उनको भी मलेरिया और हैजे की बीमारी हो गई थी, तो एक रात को पहलवान जो है उनके दोनों बच्चे भी मृत्यु का ग्रास बन गए थे। जब पहलवान उन्हें देखता है तो वो जमीन पर लेटे हुए थे, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि लुट्टन सिंह के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लुट्टन सिंह ने पूरी रात भर ढोलक बजाया था, अपने ढोलक को बंद नहीं किया था, तो लोग उसकी हिम्मत की दाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि इतना दुख होने के बावजूद भी लुट्टन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी रात भर ढोलक बजाता रहा। 4-5 दिन के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, यानी कि पहलवान भी हैजे और मलेरिया से ग्रसित होकर वो भी मृत्यु का ग्रास बन गए थे। और जब उनके शिष्यों ने आकर देखा कि वो उनकी लाश, जो पहलवान लुट्टन सिंह है, उनकी लाश चित्त हुई पड़ी है, तब आंसू पोंछते हुए उनमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। यह कहकर वह आगे नहीं बोल पाया। यानी कि पहलवान लुट्टन सिंह ने ये अपनी पहले से ही इच्छा जाहिर कर दी थी कि जब मुझे मृत्यु प्राप्त हो, जब मैं मरूं, तब मुझे चिता पर चित्त के बल नहीं लेटाना बल्कि पेट के बल लेटाना है। और उस समय जब मेरी चिता को अग्नि दी जाए उस समय ढोलक बजा देना। तो ये था हमारा आज का पाठ, पहलवान की ढोलक। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।